अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पेश खिदमत है कहानी लेटते ही नींद आ गई का 22वां हिस्सा। अब्दुल रमीज वापस से अपने ख्वाबों की दुनिया के सफर पर होता है। रमीज ख्वाब में खुद को पानी में तैरता हुआ महसूस कर रहा होता है। साथ साथ उसे मुसलसल किसी के दिल की धड़कनें सुनाई दे रही होती है। दिल की धड़कनों की तेज आवाज से रमीज की आंख खुलती है। जब वो अपनी आंखें खोलता है तो उसे अपने हाथ पैर छोटे छोटे दिखाई दे रहे होते हैं और वो ये भी देख रहा होता है कि वो पानी में है और उसे पानी में भी सांस लेने में कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रही होती है। रमेश खुद के छोटे छोटे हाथ और पैर को ध्यान से देखता है। फिर उसकी नजर अपने नाक पर पड़ती है जो कि हमल की नाल के जरिए उसे अपनी माँ से जुड़ा हुआ महसूस करा रहा होता है। तब उसे महसूस होता है कि वो ख्वाब में अपने माँ के पेट में है, जहाँ अंधेरा तो होता है पर किसी तरह का खौफ नहीं होता। रमीज अपने माँ के पेट में चारों तरफ घूमता है। तभी वो अपने माँ की शफकत और मोहब्बत से भरी हाथ को खुद पर महसूस करता है, जो कि बार बार अपने पेट पर हाथ रखकर अपने पेट में पल रहे बच्चे को प्यार कर रही होती है। रमीज पेट के अंदर से अपनी माँ बाप और दूसरे भाइयों की बातें करने की आवाजें साफ साफ सुन पा रहा होता है। साथ साथ उसकी माँ उस वक्त कैसा महसूस कर रही होती है, रमीज वो भी महसूस कर पा रहा होता है। कुछ ही देर बाद रमीज को अपनी माँ के पेट के अंदर हलचल सी महसूस होती है और वो खुद को बाहरी दुनिया में देखता है। फिर वो देखता है कि वो अपनी माँ की गोद में है जो उसे बार बार चूम कर प्यार कर रही होती है। फिर वो खुद को अपने नन्हे नन्हे कदम बढ़ाता हुआ देखता है। उसे पहली बार चलता देख उसके माँ बाप काफी खुश हो रहे होते हैं। उसके बड़े भाई उसे चलता देख खुशी से तालियां बजा रहे होते हैं। उन्हें हंसता मुस्कुराता देख रमीज भी हंसता है और तेज तेज चलने लगता है। ये क्या, मैं सही से चल क्यों नहीं पा रहा? मेरे कदम ठीक से जमीन पर क्यों नहीं पड़ रहे हैं? अरे 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 नहीं, रमीज ख्वाब में सोचता है। रमीज इससे पहले कि अपने नन्हे कदमों से लड़खड़ाता हुआ गिरता, उसकी माँ आगे बढ़कर उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगती है। माँ की मोहब्बत भरी झपकी उसके दिल को अलग ही सुकून अता कर रही होती है। शुक्रिया अम्मा, आपने तो मुझे बचा लिया गिरने से। वाकई माँ दुनिया में मिलने वाली सभी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत होती है। वाकई कितना सुकून है अम्मा तुम्हारी गोद में। अगर ये ख्वाब ना आया होता तो मुझे ये एहसास कभी समझ में ही नहीं आता, क्योंकि बचपन की बातें कब हमें याद रहती हैं, रमीज खुद से कहता है। फिर उसके वालिद अपनी गोद में उसे लेकर प्यार करते हुए घर से बाहर घुमाने ले जाते हैं। अपने वालिद की गोद में जब वो उनके सीने से लगता है तो उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसके दिल पर कोई बोझ नहीं है। बाप के जिस्म की गर्माहट उसे एहसास दिला रही होती है कि मेरे बच्चे, मेरे होते हुए तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। दुनिया में वाहिद माँ बाप ही ऐसे होते हैं जो हमें बिना किसी मतलब की मोहब्बत करते हैं, प्यार से पालते हैं, हमें बड़ा करते हैं और हमें दुनिया में जीने लायक इंसान बनाते हैं। और हम औलाद माँ बाप के जीते जी उनकी वो कदर नहीं करते जो हमें करनी चाहिए, रमीज ख्वाब में सोचता है। फिर वो ख्वाब में अपने बड़े भाइयों के साथ खुद को खेल कूद करते हुए देखता है। वो देखता है जो भाई बड़े होते ही उसे मारने पीटने और फटकारने लगे थे, वो बचपन में उससे बेहद ही मोहब्बत के साथ पेश आ रहे होते हैं। रमीज सोचता है वाकई वक्त, उम्र और चेहरे के साथ साथ रिश्तों में पनप रहे जज्बात को भी बदल देता है। जो भाई बचपन में बेइंतहा प्यार करते थे, जवान होते ही उन्होंने अपने रवैये ही बदल दिया। ख्वाब फिर से बदलता है और रमीज इस बार ख्वाब में अपने इकलौते दोस्त असलम के साथ उसी बेरी के पेड़ से पतंग निकाल रहा होता है जहां उसकी मुलाकात लाइबा जिंजादी से हुई थी। जब वो बेरी के कांटों में फंसे पतंग को निकाल रहा होता है तभी उसकी नजर लाइबा पर पड़ती, जो मोहब्बत भरी नजर से उसे देख रही होती है। मगर रमीज का वजूद जो उस वक्त पेड़ पर था उसे लाइबा नहीं दिखती। अच्छा, इसका मतलब लाइबा कई सालों से मुझे जानती है। ये परी और जिन भी अजीब मखलूक है अल्लाह की। अगर कोई इंसान इन्हें पसंद आ जाए तो फिर ताउम्र उन्हीं के इश्क में रहते हैं। रमीज खुद में ख्वाब में ही कहता है।
اس طرح خواب میں رمیز اپنے بچپن اور جوانی سے جڑے کئی واقعات دیکھتا ہے. اس کے خواب کچھ سیکنڈ میں تبدیل ہو رہے ہوتے ہیں، مانو اس کی پوری زندگی اس کے روبرو رکھ دی گئی ہے. خواب پھر سے بدلتا ہے اور رمیز خواب میں خود کو لائبہ کی دنیا میں بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، جہاں دونوں ندی کنارے خاموشی سے بہتے پانی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تبھی لائبہ زندادی اپنی خاموشی ختم کرتے ہوئے کہتی ہے، رمیز، اس دنیا میں تو تمہیں اپنا بنانے کا خواب ادھورا رہ گیا. اگر اللہ نے چاہا تو ہم آخرت میں ضرور ملیں گے. تم میری محبت تھے اور تاؤں میری محبت رہو گے. تمہیں پورا حق لائبہ کہ تم اپنی دنیا میں کوئی اپنے جیسا دیکھ کر اس سے نکاح کر لو. کسی ایسے انسان کے پیچھے زندگی برباد کرنا گناہ ہے جو آپ کو محبت کے بدلے محبت نہ دے. رمیز لائبہ سے کہتا ہے، جب سے تم ملے مجھے، میں نے اپنی زندگی میں تمہاری جگہ کسی کو نہیں دی ہے رمیز، اور نہ کبھی دوں گی. اور رمیز، ویسے بھی سچی وفائیں ادھوری رہ جاتی ہیں اور مجھے کوئی افسوس نہیں کہ تم مجھ سے محبت نہیں کرتے، بلکہ میں خوش ہوں کہ تم نے اپنی محبت نرگس کے ساتھ وفا نبھائی. لائبہ بے حد ہی محبت بھرے انداز میں کہتی ہے. رمیز لائبہ کی باتوں کا کوئی جواب نہیں دیتا، بس خاموش بہتے پانی کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اس کے ذہن میں ایک ہی نام چل رہا ہوتا ہے اور وہ نرگس کا ہوتا ہے. لائبہ رمیز سے باتیں کرنا جاری رکھتی، مگر رمیز اس کی باتوں پر اب کوئی دھیان نہیں دے رہا ہوتا. تبھی اس وقت وہاں نرگس آ کر رمیز کا ہاتھ تھام کر اس کے بغل میں بیٹھ جاتی ہے. نرگس، تم یہاں؟ ابھی میں تمہیں ہی یاد کر رہا تھا. رمیز نرگس کو دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہتا ہے، رمیز، میں تو ہمیشہ سے تمہارے پاس ہی ہوں، بس تم ہی دیکھ نہیں پاتے مجھے. نرگس دھیرے سے مسکراتے ہوئے کہتی ہے، میں تمہارا وجود کبھی نہیں بھولا نرگس، اس لیے تو میں نے کسی اور کو کبھی تمہاری جگہ نہیں دی. رمیز نرگس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتا ہے، مجھے بھی نہیں دی رمیز نے جگہ. نہ جانے کب سے میں اس کے پیچھے پاگل ہوں. دیکھو، میں کب سے رمیز کے ساتھ بیٹھی ہوں اور باتیں کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، مگر مزال کے یہ میری باتوں کا جواب دے. مگر اب دیکھو، تمہارے آتے ہی رمیز کے اداس چہرے پر مسکراہٹ سے چھا گئی. لائبہ زندادی بیچ میں ہی طنزیہ لہجے میں کہتی ہے. تو نرگس دھیمے سے ہنستی ہے اور کہتی ہے، محبت اور پسند میں یہی فرق ہوتا ہے لائبہ، یا یوں کہو کہ ایک طرفہ پسند. تمہیں کیا پتا نرگس کے رمیز میری پسند نہیں محبت ہے. ویسے ہی جیسے تمہاری خیر، چھوڑو، مجھے کچھ نہیں کہنا آگے. لائبہ کہتے ہوئے خاموش ہو جاتی ہے. لائبہ، برا نہیں مانتے، میں تو مذاق کر رہی ہوں. نرگس ہنستے ہوئے کہتی ہے. اور یہ لمحہ رمیز کے لیے بے حد خوبصورت ہوتا ہے. نہ جانے کتنے دن سال گزر چکے تھے اسے نرگس کی پیاری اور ہنستی ہوئی مسکراتی وجود کو دیکھتے ہوئے. وہ محبت بھری نظروں سے بس اسے ہنستے ہوئے دیکھ رہا ہوتا ہے. وہ یہ بھول جاتا ہے کہ وہ جو لمحہ دیکھ رہا ہے وہ محض ایک خواب ہے، مگر اسے تو سب کچھ حقیقت جیسا محسوس ہو رہا ہوتا ہے. رمیز، اس طرح کیوں دیکھ رہے ہیں مجھے؟ نرگس دھیمے سے مسکراتے ہوئے کہتی ہے، کچھ نہیں، بس یہ سوچ رہا ہوں کہ موت بھی کیسی چیز ہے. ایک پل میں آپ کا سب کچھ آپ سے چھین اپنے ساتھ لے جاتی ہے. میں نے نہ کبھی موت کا انتظار کیا، نہ زندگی کو کھل کر جینے کی خواہش کی. میرے لیے تم سب کچھ تھی، اس لیے تمہارے بعد میں نے قبرستان کی ویرانی پسند کی. پتا ہے نرگس، مجھے قبرستان کیوں پسند ہے؟ رمیز کہتا ہے. نہیں، تم ہی بتا دو، نرگس نے کہا. کیونکہ قبرستان میں ہر روز ایسے لوگوں کو مٹی کے نیچے دفن ہوتے دیکھتا ہوں جنہیں اپنی زندگی پر بڑا گمان ہوا کرتا تھا. آپ کی حیثیت، رتبہ، کچھ بھی ہو، آپ چاہے امیر ہو یا غریب، سب کے لیے یہاں ایک جیسی ہی قبر کھودی جاتی ہے. ایک ہی لباس ہوتا ہے اور وہ سفید کفن. دنیا کی دولت دنیا میں ہی رہ جاتی ہے. انسان اپنے ساتھ صرف اپنے اعمال لکھ کر جاتا ہے، اور یہ ساری چیزیں مجھے دنیا سے دور اور میرے رب کے اور قریب کرتی ہے. نرگس، ہم انسان دنیا کی زندگی میں اس طرح گھس جاتے ہیں جیسے کبھی موت آئے گی ہی نہیں، اور جب موت آتی ہے اس وقت لگے گا کہ کاش تھوڑی مہلت مل جاتی، زندگی واپس مل جاتی تو سارے گناہ سے توبہ کراتے. تب پتہ چلتا ہے کہ اصل زندگی وہی ہے جو آپ اپنے رب کی مرضی کے مطابق جیتے ہیں. یہ دنیا سوائے دھوکے کے کچھ بھی نہیں ہے نرگس. رمیز کہتا ہوا خاموش ہو جاتا ہے.
रमेश, ये कुदरत का कानून है। इस दुनिया में जो भी आता है उसे वापस जाना ही होता है। हर एक को मौत का जायका चखना है एक न एक दिन, और कब्र की अंधेरी कोठरी में जाना पड़ता है और अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ता है। नरगिस कहती है। लाइबा उनके पास खामोश बैठकर उनकी बातें सुन रही होती। फिर थोड़ी देर बाद ही वो उठकर वहां से चली जाती है। इस तरह ख्वाब में कभी वो खुद को अपने दोस्तों के साथ खेलता हुआ देखता, तो कभी नरगिस के साथ मोहब्बत भरे लम्हात को देखता। कभी वो वक्त देखता जब वो दर दर की ठोकरें खा रहा होता, तो कभी वो वक्त जब उसने नरगिस और अपने अपनों की जुदाई पाकर पूरी दुनिया का सुकून और आराम को छोड़ खुद को अल्लाह की राह की तरफ मोड़ दिया था और कब्रिस्तान का मुजाहिर बन गया था। आखिर में वो खुद को एक कब्र खोदते हुए देखता है जिससे मुश्क की खुशबू उठ रही होती है, और वो सफेद लिबास पहने तस्बीह हाथों में लिए रब्बुल इज्जत यानी अपने रब को याद कर रहा होता है। इस तरह एक एक करके रमीज अपने पैदा होने से लेकर अभी तक के सारे वाकयात ख्वाब में देख चुका होता है। रमीज को बड़ी हैरानी और हैरत होती है कि वो ख्वाब में इस तरह के वाकयात आखिर क्यों कर देख रहा होता है। तभी ख्वाब में फजर की अजान की आवाज रमीज के कानों में पड़ती है। रमीज हड़बड़ाकर उठ बैठता है। उसका पूरा वजूद पसीने से सराबोर रहता है। मस्जिद से फजर की अजान की आवाज आती है। रमीज खामोशी से अजान सुनता है। अजान के खत्म होते ही रमीज अल्लाह की बारगाह में हाथ फैलाकर दुआ पढ़ता है। फिर कहता है, या अल्लाह, ये कैसा ख्वाब था जिसने मेरी पूरी जिंदगी को मेरे रूबरू ला खड़ा कर दिया। अजान हो चुकी है, चलता हूँ, पहले नमाज अदा करता हूँ। रमीज अपनी चारपाई से उतरकर कुर्ता पहनकर अपने कमरे से बाहर निकलता है। रमीज एक नजर पूरे कब्रिस्तान पर डालता है। बाहर कब्रिस्तान में अंधेरे के साथ साथ हमेशा की तरह मौन सा सन्नाटा फैला होता है। साथ में आसमान से हल्की हल्की बारिश की बूंदाबांदी भी हो रही होती है, जो माहौल को पुरअसरार बना रही होती है। तभी रमीज के कानों में किसी के सिसकियों की आवाज पड़ती है। जब वो आवाज की सिमत देखता है तो उसकी नजर नकाबपोश खातून पर पड़ती है, जो अपने बेटे के कब्र के पास से उठकर कब्रिस्तान के दरवाजे की तरफ चल देती है। रमीज जग में पानी लेकर वजू करता है और मस्जिद की तरफ फजर की नमाज के लिए निकल जाता है। रमीज के ख्यालों में उसके ख्वाब के वाकयात घूम रहे होते हैं जो बीती रात को उसने देखी थी। अस्सलाम वालेकुम रमीज भाई, क्या बात है, आज आप इतनी जल्दी मस्जिद आ गए? अभी फजर की जमात में वक्त है। रमीज को मस्जिद में दाखिल होते देख इमाम साहब ने मस्जिद में टंगी घड़ी की तरफ देखते हुए कहा, वालेकुम अस्सलाम इमाम साहब, मैं शायद ही कभी देर करता हूँ, वरना हमेशा ही वक्त पर आ जाता हूँ। खैर, जब तक फजर की जमात का वक्त नहीं हो जाता मैं कुरान पाक की तिलावत कर लेता हूँ। रमीज हाथ में कुरान पाक उठाते हुए कहता है, हाँ रमीज भाई, बिल्कुल पढ़िए, मैं भी आपके साथ बैठता हूँ। इमाम साहब कहते हुए रमीज के साथ बैठ जाते हैं। रमीज धीमी आवाज में कुरान पाक पढ़ने लगता है। पढ़ते पढ़ते रमीज की आवाज भारी होने लगती है और उसकी आंखों से बेसाख्ता आंसू बहने लगते हैं। रमीज अपने चेहरे पर आ रहे आंसुओं से बहते हुए आंसुओं को बार बार अपने हाथों की हथेली से पोंछता है। रमीज की आंखों से इस कदर आंसुओं बहता है कि उसकी दाढ़ी तर हो जाती है। रमीज भाई, क्या हुआ? सब खैरियत तो? आप इस कदर बेगुनाह क्यों रो रहे हो? इमाम साहब रमीज को रोता देख परेशान होते हुए कहते हैं, कुछ नहीं इमाम साहब, बस मुझे अपने वो गुनाह याद आ गए जिसे मैंने कभी गुनाह समझा ही नहीं था। बस इसलिए रो रहा हूँ और धीरे धीरे अल्लाह से फरियाद कर रहा हूँ कि वो मुझे माफ कर दे। मैं भूल गया था कि भले ही इंसान ना देखे मगर अल्लाह से कुछ भी नहीं छुपा हुआ है। रमीज कहता हुआ रोने लगता है। रमीज भाई, आप किस गुनाह की बात कर रहे हो? मैं जब से आपको जानता हूँ मैंने आपको कभी किसी से ऊंची आवाज में बात तक करते नहीं देखा। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा गुनाह आपसे हुआ होगा जिससे आपसे खुदा नाराज हो। इमाम साहब ने रमीज को समझाते हुए कहा, मुझसे गुनाह हुआ था इमाम साहब, चलिए पहले नमाज फजर पढ़ा दे, आप फिर बात करेंगे। रमीज अपने कुर्ते की आस्तीन से आंसुओं को पोंछते हुए कहता है, ठीक है, चलिए रमीज भाई, नमाज अदा कर लेते हैं, फिर हम आराम से बैठकर बातें करेंगे। मुझे वैसे भी आपसे बात करनी है।
ईमान साहब अपनी जगह से उठते हुए कहते हैं, ठीक है चलिए। रमीज कुरान पाक को रखते हुए कहता है। नमाजी लोग एक एक करके मस्जिद में आ जाते हैं। फजर की नमाज के लिए जमात खड़ी हो जाती है। ईमान साहब नमाज पढ़ाना शुरू कर देते हैं। रमीज भी नमाज के लिए खड़ा हो जाता है, मगर अपनी किए गए गुनाह के पछतावे में आंसू अब उसकी आंखों से निकलकर उसके चेहरे से होते हुए, उसकी दाढ़ी से गुजरते हुए जमीन पर गिर रहे होते हैं। वो इस कदर होता है कि नमाज खत्म करते ही वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। तो दोस्तों, ये था लेटते ही नींद आ गई का 22वां हिस्सा। अगर सांसों ने वफा की तो जल्द ही मिलूंगी आपके साथ एक नई हिस्से के साथ रमीज के सफर पे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफिज।